हाय एवरीवन, मैं मयूर आपका स्वागत करता हूँ डॉक्टर साबद एकेडमी चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि 19 अप्रैल से आपकी MHTCET शुरू होने वाली है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 1 वीक रह गया है, ठीक है। आज कितना है? आज 12 अप्रैल है, ठीक है। तो 1 वीक है। तो आप इस दौरान क्या करने वाले हो? आप रिवाइज़ करने वाले हो टॉपिक्स, ठीक है। और मैं भी आपसे वही करवाने वाला हूँ। लेकिन आज जो टॉपिक लेने वाला हूँ मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होने वाला है, ठीक है। आज का टॉपिक कौन सा वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। मतलब बस ये टॉपिक नहीं, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, EMI, उसके बाद मैग्नेटिज्म का जो है, और AC का सर्किट, जो 6 चैप्टर है, ठीक है, वहाँ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। वो बहुत एक तगड़ा यूनिट है वो, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो जो पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो ये 8 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड हो सकता है। मतलब इस 8 कॉन्सेप्ट में वो पूरा आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल, कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, और लास्ट पे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो हम यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाने वाले हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड करने वाले हैं। उस पर बेस्ड जो 2024 में सवाल आए थे वो भी करने वाले, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, दो चार्जेस होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिपेल होते हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। वो फोर्स कितना होता है? तो आपने इसमें पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, जब दो मासेस होते हैं उसके बीच में कितना फोर्स होता है? वो होता है Gm1 m2 अपॉन r², ठीक है। अब उसी से रिलेट कर सकते हो, फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में, Q1 एक Q चार्ज है और दूसरा बड़ा Q चार्ज है, डिस्टेंस है R। उन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? Q1 है Q, कैपिटल Q बाय r², ठीक है। अब ये K क्या होता है? K कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जैसे G कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। और इसे अप्रॉक्सीमेट करते हैं 9 × 10⁹। इसका यूनिट नहीं होता है, ज़रूरत नहीं पड़ती, वो होता है मीटर पर फैरेड। आपको पता होना चाहिए ε0 का यूनिट और उसकी वैल्यू 8.895 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ये किसकी वैल्यू है? ε0 की। इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं, क्योंकि आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है, आपको यही यूज़ करना होता है। बट फॉर सेफर साइड आपको ये पता होना चाहिए ε0 की वैल्यू, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अब देखो, ये जो Q है, ठीक है, ये चार्ज Q है, ये इसके आसपास एक फील्ड तैयार करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मतलब यहाँ एक चार्ज Q है, इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, यहाँ एक चार्ज Q है, इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, यहाँ कुछ है, उस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब इसे हम कंसिडर कर रहे हैं Q को। तो ये एक फील्ड बनाता है अपने अराउंड, ठीक है। क्या बनाता है? ये फील्ड बनाता है, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक चार्ज है Q, उस पर कितना मतलब वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज की वजह से, उसे बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला आता है Kq/r², ठीक है। मतलब क्या हुआ इसमें? इसे हम कंसिडर करते हैं 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम का चार्ज जो है वो इस चार्ज पे, Q चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है उस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? Kq/r²। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो है गॉसियन सरफेस। देखो, अब पॉइंट चार्ज हो गया है, देख ये पॉइंट चार्ज है Q, यहाँ पे प्लस Q कंसिडर करो या फिर माइनस Q। तो पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, वो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। कितना करेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंट मेथड्स थे, उन्होंने फॉर्मूलेस भी बहुत दिए थे। लेकिन ये गॉसियन सरफेस जो है, इससे आप गॉसियन सरफेस या फिर गॉस लॉ से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, या फिर E की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब सपोज Q एक चार्ज है,
और उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स ऐसे डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस ऑफ ई डॉट डी ए। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बेसिस पे आगे सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस मतलब क्या, ये जो स्फीयरिकल सरफेस फॉर्म हो रहा है क्यू चार्ज, ये तो पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से जो स्फीयरिकल सरफेस फॉर्म हो रहा वो गॉसियन सरफेस है। सपोज मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन में चार्जेस है, तो वो कौन सा सरफेस फॉर्म करेगा? सिलेंड्रिकल सरफेस फॉर्म करेगा, तो उसे बोलेंगे हम गॉस सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब देखो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको चार्जेस पता होंगे अंदर के, एरिया भी निकाल सकते हो, ठीक है। एरिया कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन। अब डिफरेंट चार्जेस के लिए वो डिफरेंट होता है, मतलब यहाँ पॉइंट चार्ज है तो एक स्फीयरिकल आया, स्फीयरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। वैसे सिलेंडर का अलग होता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब ये स्फीयर के अलॉन्ग पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसीलिए आप ई को बाहर निकाल सकते हो और बस एरिया को इंटीग्रेट कर सकते हो, तो आपको बहुत वो आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हम एग्जाम्पल लेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है? एरिया, एक सेकेंड, हाँ, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², तो E इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है? टोटल चार्ज इनसाइड दैट स्फीयर या फिर इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो E इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? K होता है, तो E क्या आएगा? KQ बाय r², ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ अपॉन r², ठीक है। और आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, पॉइंट चार्ज के लिए उतनी होती है। मतलब ये वेरीफाई होता है कि आप गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ईजीली, ठीक है। तो अब इसके आगे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल मतलब ये सारे क्या है? क्वेश्चंस है 2024 में, लास्ट ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, हॉलो सिलेंडर हैज़ चार्ज Q C मतलब कूलम, Q कूलम विद इन इट। If phi is the electric flux associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface is। प्लेन सरफेस मतलब प्लेन सरफेस A will be, मतलब यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, इसके अंदर Q चार्ज है, ठीक है। वो क्या करेगा? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, Q चार्ज की, तो यहाँ से कुछ एग्जर्ट होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म होने वाली है। इस कर्व सरफेस से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस कर्व सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दी उन्होंने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या दिया है? थ्रू बी, वो है फाई, ठीक है। और हमें निकालना है ए, और ए से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों सरफेस इक्वल है, दोनों सरफेस इक्वल है, मतलब फ्लक्स भी इक्वली निकलेगा। हम यहाँ से फ्लक्स अज्यूम करेंगे x निकलता है, ठीक है, x फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहाँ से भी x ही होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना है? टोटल फ्लक्स है फ्लक्स ऑफ A प्लस ऑफ B और प्लस ऑफ C इक्वल्स टू क्या है? चार्ज Q विद इन इट, मतलब अंदर Q चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो लास्ट फॉर्मूला देखा था, कौन सा? फाई इक्वल्स टू E डॉट डी ए इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई ऑफ ए क्या है? x है, फाई ऑफ बी क्या है? 5 है, और फाई ऑफ सी है x इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो 2x
प्लस 5 इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ से होगा 2x इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, मतलब x होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 इंटू 1/2। ऑप्शन ले गया 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ए वाला। तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको समझना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, समझा ना? ये क्वेश्चन बहुत आसान था। क्या किया आपने इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बाहर निकलता है सिलेंड्रिकल सरफेस से, वही कैलकुलेट किया। ठीक है, ए और सी से तो सेम फ्लक्स निकलेंगे, बी से कितना फ्लक्स निकलेगा 5 उन्होंने दिया है, तो वही से हम कैलकुलेट करते हैं और फ्लक्स आता है 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझनी है, क्वेश्चन वही रिपीट हो गए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, हो भी सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 5, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग द चार्ज, द फ्लक्स विल बी। देखो अब उन्होंने क्या बोला है, एक चार्ज कुछ चार्ज है, ठीक है, और उसके r डिस्टेंस पे क्या है, फ्लक्स 5 है। ठीक है, r डिस्टेंस पे फ्लक्स कितना है 5 है, और उन्होंने बोला है इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, मतलब अब मैंने 2r कर दिया, कितना 2r कर दिया, देन दे आर आस्किंग व्हाट इज द फ्लक्स। देखो फ्लक्स जनरेट होता है ड्यू टू चार्जेस इनसाइड दैट स्फीयर या फिर इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस, उसके अंदर जितने चार्जेस है उसी की वजह से फ्लक्स तैयार होता है। मतलब चार्जेस उसके अंदर चेंज हो गए, मतलब यहाँ पे 2q हो गया, तो ही फ्लक्स इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब इंक्रीज होगा इस केस में, 2q होगा तो q/2 होगा तो डिक्रीज होएगा फ्लक्स। ठीक है, डिस्टेंस पे कुछ डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपको पता है फ्लक्स इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चेंज क्या हो सकता है, बस q चेंज हो सकता है। इसीलिए ये जो क्या बोले उन्होंने इसमें कि r से आपने 2r किया, रेडियस r से आपने 2r किया, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब इनिशियली 5 यदि फ्लक्स होगा तो बाद में भी उतना ही रहने वाला है, यदि चार्जेस चेंज किए तभी फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो विदाउट चेंजिंग द चार्ज द फ्लक्स विल बी अगेन 5, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होनी चाहिए कि क्या, यदि उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्जेस है वही सेम चार्जेस रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यदि वो जो चार्जेस है वह चेंज हो गए तो ही फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीन्स दीज आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। द यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्पीयर है, उसके अंदर चार्ज q है और उसकी डायमीटर कितनी है 14 है, मतलब 7 × 10⁻²। क्या है उसकी रेडियस है उतना। एच सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, वो डेंसिटी होती है चार्जेस की। ठीक है, वो क्या होती है q/a। डेंसिटी मतलब आपको पता चला होगा ना, लेकिन सरफेस डेंसिटी इसलिए वॉल्यूम नहीं आएगा, एरिया आएगा, तो इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, q/a। वो उन्होंने दिया है 40 × 10⁻6। ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्पीयर, मतलब फाई निकालना है। इस ईजिएस्ट फॉर्मूला कौन है, q/ε0। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको बस q निकालना है, q तो यहीं से निकल जाएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, एरिया क्या होता है 4πr², 7² 49 × 10⁻⁴ इक्वल टू डी। हाँ ठीक है, अब ये बाद में निकालेंगे q। ठीक है, क्योंकि कैंसिलेशन हो सकता है। अब फाई निकालते हैं, फाई क्या है q/a, q है 40 × एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन है आपको करना पड़ेगा। तो देखो 4 4 16 लिखेंगे इंटू 10⁻, कितना होगा वो 9 -9 × 49। ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। ठीक है, तो देखो 8 1 8, 8 2 16, आपको अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली डिफिकल्ट जाएगा आपको। इंटू
49 पाई भी रह गया, पाई से भी मल्टीप्लाई करना है, इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 3 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इंटू पाई भी है, पाई इंटू 49 टू 98 पाई इंटू 10 क्यूब। 10 क्यूब क्या होता है, किलो होता है, आपको आंसर में दिख जाएगा, ठीक है। 98 इंटू 3, 98 इंटू 3 कितना आता है, 8 3 से 24, 9 3 से 27, 28 29, ठीक है। अब ये 294 ऑप्शन है क्या, नहीं है, लेकिन वो आएगा भी नहीं क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया। तो इसके आसपास कौन सा नंबर है, 280। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। ये देखो 40, 140, 240, 280, ये दो बस पास पास में है, लेकिन आपको 294 किसके पास है, 280 के, ठीक है। इसीलिए वो ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। जब ऑप्शन पास पास होते हैं, मतलब डिफरेंस कम होता है, तो आपको मतलब एक्चुअल करना भी पड़ता है, लेकिन सीईटी वाले मतलब दे टेक केयर ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो क्या करते हैं वो, ज़्यादा डिफरेंस भी देते, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेशन से आना चाहिए, ठीक है। तो 294 किलो वेबर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये 294 ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि हमने ये जो 2 किया है वो गलत है, वो कितना आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 1.7 के आसपास कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारा कैलकुलेशन आगे जा रहा है, उससे 1.7 लोगे तो 280 के आसपास और मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में डिफरेंस ज़्यादा है, तो आप डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कैसे करते हो, तो ये सब हमने यहाँ से सीखा है, ठीक है। मतलब आपको रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप डिटेल में नहीं जा सकते हो इस वक्त। तो देखो गॉस सरफेस से, गॉस लॉ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट सरफेसेस के लिए अलग अलग EFI होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये टेबल आपको लर्न करना होगा, ठीक है। देखो पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R² होता है, ठीक है। और सरफेस कौन सा होता है, यहाँ पे सरफेस होता है स्फीयर का सरफेस होता है या फिर रेडियल फील्ड। उसके बाद इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट लाइन मतलब क्या, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइन में चार्जेस होते हैं। तो उसका फॉर्मूला आता है E = λ/2πε0r, ठीक है। यहाँ पे E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। और लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है Q/L, ठीक है। वो जो सिलेंडर या फिर स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी, अब यहाँ पे तो इनफाइनाइट है, मतलब वो जो लेंथ किस पोर्शन के लिए आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो लेंथ होती है, ठीक है। तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होता है, Q/L होता है, ठीक है। तो वो होता है परपेंडिकुलर टू द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद प्लेन शीट के लिए σ/2ε होता है। सिग्मा क्या होता है, Q/एरिया होता है। स्पियरिकल शेल से, शेल मतलब क्या, हॉलो शेल, बस स्पियर होता है, उसके अंदर कुछ मैटर नहीं होता। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। और बाहर कितनी होती है, KQ/R², जितनी पॉइंट चार्ज की होती है उतनी होती है। सॉलिड स्पियर के लिए अंदर होती है E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, लेकिन आपको यदि चाहिए तो होता है इनसाइड के लिए, ठीक है। R <R के लिए होता है KQ/R/R³। अब ये कैपिटल R क्या होता है, रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है। तो ये होती है इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए सेम रहती है, ठीक है। तो आपको ये लर्न करने के डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है। तो देखो ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, मतलब इस बार तो हम पूरे 2024 के PYQ लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस d इज करेक्टली शोन इन ग्राफ। देखो अभी आपने फॉर्मूला देखा था, वो देख लेंगे। इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए σ/2ε0 था, σ/2ε0 था, ठीक है। तो ये क्या होता है, σ/2ε0। यहाँ पे डिस्टेंस के साथ कुछ रेफरेंस ही नहीं है उसका, इसीलिए इज़ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू D। तो ऑप्शन नंबर C आएगा, ठीक है। तो ये आसान सवाल था, ऐसे ग्राफ में भी सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉलो चार्ज्ड मेटल स्फीयर हैज रेडियस R if the potential difference between its surface and a point at a distance 3r from the center is V, then the electric field intensity at a distance 3r is, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने दिया है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक अभी तक पढ़ा नहीं है, तो ये क्वेश्चन उसके बाद करेंगे, ठीक है।
अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चार्जेस 2q -q एंड -q आर लोकेटेड ऑन एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल -q 2q, ठीक है, कुछ इस तरह लोकेटेड है 3 चार्जेस एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो सेंटर पे उन्होंने पूछा है क्या हुआ। ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, ये r डिस्टेंस मान लीजिए, इक्वी डिस्टेंस होता है वो पॉइंट्स। ठीक है, तो फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉन जीरो, फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज, ठीक है। अब पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि इसमें पोटेंशियल आता है। ठीक है, तो हमने अब देखो अभी तक वो किया नहीं है तो वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फार्मूले रटने होंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने जो लास्ट 2 क्वेश्चंस छोड़े थे क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी पूरा पता नहीं था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता नहीं था, अब वही हम करने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद द वर्क। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन है, अब क्या रिलेशन वो भी देखेंगे, इन दोनों में भी रिलेशन है तो सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो देखो वर्क क्या होता है, वर्क होता है V इंटू क्यू। ठीक है, फॉर्मूला है डायरेक्टली V, या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा V इंटू क्यू, मतलब चार्ज और उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि उस यदि एक चार्ज है क्यू, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज क्यू है, इस चार्ज को अट्रैक्ट करने की या फिर रिपल करने की उसकी कितनी एबिलिटी है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, मतलब उस वक्त इसे हम 1 कूलम ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, जनरली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए V आता है, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V आता है KQ/R, क्या आता है KQ/R, कैपिटल Q नहीं होता, वो स्मॉल q होता है। ठीक है, KQ/R। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इक्वल्स टू KQ/R। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, इसे खींचने के लिए या फिर रिपल करने के लिए, ठीक है, ये जो बड़ा Q है उस बड़े Q को छोटे Q के कितना रिपल या फिर पुश करने की एनर्जी। ठीक है, मतलब इसे इस Q चार्ज को इधर से इधर तक ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ये r डिस्टेंस है, यहाँ तक ट्रांसफ़र करना है तो उसे कितनी एनर्जी लगेगी, तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है KQ/R। लेकिन V, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि उसकी एबिलिटी कितनी है उसे अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, वो होता है KQ/R, और Q कौन सा चार्ज होता है जिसे वो अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहा है। ठीक है, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल इंटू Q, चेंज इन पोटेंशियल इंटू Q विच इज़ इक्वल्स टू U, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क होता है, और वर्क होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंटू Q। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैसे तो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मतलब सरफेसेस के लिए डिफरेंट होता है। पॉइंट चार्ज क्या स्फीयरिकल सरफेस डेवलप करता है, वैसे दूसरे भी चार्जेस वो हम अगली स्लाइड पे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है V इंटू क्यू, उसके बाद वही पोटेंशियल एनर्जी होता है U इक्वल्स टू KQ/R और V इक्वल्स टू KQ/R। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए फिर डिफरेंट स्पीयर्स के लिए, हाँ डिफरेंट सरफेसेस के लिए क्या होता है। ठीक है, तो ये टेबल है, आपको ये रटना है, याद करना है। ठीक है, कंडक्टिंग स्पीयर, एक बात याद रखो, जो कंडक्टिंग स्पीयर होते हैं, ठीक है, 2 स्पीयर्स मतलब 2 टाइप के ये होते हैं, ये हो सकते हैं क्या, सरफेसेस, कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग। जो कंडक्टिंग स्पीयर्स होते हैं या फिर कंडक्टिंग सरफेसेस होते हैं, चार्जेस उसी पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अंदर नहीं जाते, बस उसी पे एक्यूमुलेट होते हैं। और जो नॉन कंडक्टिंग होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। मतलब क्या, यदि एक सरफेस है, ये यदि कंडक्टिंग है तो चार्जेस बस सरफेस पे ही रहेंगे। चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, सरफेस पे ही रहेंगे। और यदि वो नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्ट नहीं करता, तो मतलब उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं चार्जेस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्पीयर के लिए ऑन सरफेस होता है V इक्वल्स टू KQ/R, उसके बाद आउटसाइड होता है V इक्वल्स टू KQ/r। स्मॉल r मतलब क्या होता है, यदि ये एक स्पीयर है,
ये उसकी रेडियस है, ठीक है। तो इनसाइड सॉरी ऑन द सरफेस के क्यू अपॉन आर आता है, आउटसाइड मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज है तो ये आर डिस्टेंस है तो पोटेंशियल आता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, इनसाइड के लिए आता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। मतलब क्या, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सभी मतलब इसके अंदर पोटेंशियल सेम ही रहता है, ठीक है, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। नेक्स्ट है स्फीयरिकल शेल। स्फीयरिकल शेल मतलब अंदर से खोखला होता है वो, ठीक है। आउटसाइड होता है v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, सिमिलर है, ठीक है, ऑन द सरफेस इनसाइड सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयरिकल शेल जीरो होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट कर रहे थे। सॉलिड चार्ज स्फीयर सेम वही है, बस इनसाइड के लिए आपको ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, ज़्यादा पूछते नहीं, बस याद रखना है, ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 2r क्यूब इन ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। इनफाइनाइट प्लेन शीट्स, ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूछते भी नहीं है, बस आपको स्फीयरिकल शेल कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के बारे में आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे 2024 में इसके रिलेटेड आए थे। इफ़ अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज एग्जिस्ट्स एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज है। द वर्क डन इन मूविंग अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी ऑन अ स्क्वायर ABCD, यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर ए टू कॉर्नर बी जाना है, ठीक है, 2 कूलम को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना है। तो फिर उन्होंने पूछा है वर्क डन कितना होगा। देखो वर्क डन जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू ही होता है ना, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसीलिए आप कहाँ से भी कैसे भी जाओ, पोटेंशियल विल ऑलवेज डिपेंड ऑन या फिर वर्क डन विल ऑलवेज डिपेंड ऑन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। वर्क डन कहाँ पे डिपेंड करता है, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखो अब ये डिस्टेंस आप यदि कैलकुलेट करोगे और ये डिस्टेंस आप यदि कैलकुलेट करोगे, लेट्स अज्यूम इट एज r, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, वर्क डन क्या होता है, q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल अब ये पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट चार्जेस है, तो पोटेंशियल क्या आता है के क्यू हमारा 2 माइक्रोकूलम है अपॉन r क्या है, ये वाला r फाइनल b वाला लेंगे, माइनस के क्यू अपॉन ये वाला भी आ रहा है। देखो q चेंज नहीं हो रहा, r चेंज नहीं हो रहा, तो ये पूरा ज़ीरो हो रहा, दैट मीन्स वर्क डन इज़ ज़ीरो। मतलब क्या, ए और बी मतलब चार्ज है उसे ए से बी लेना है, तो वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो होगा। और यही से कॉन्सेप्ट आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, ठीक है। आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ थोड़ा सा, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट क्या होती है कि यदि स्फीयर है या फिर ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है, वो होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और उस सरफेस पे यदि मुझे चार्ज कहाँ से भी मतलब घुमाना है, कहीं से भी घुमाना है, तो वर्क डन कितना होगा, ज़ीरो होगा। मतलब चार्ज है मुझे यहाँ लेना है, वर्क डन ज़ीरो होगा, कहाँ पे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होती है, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो आएगा, इसका मतलब वर्क डन भी ज़ीरो आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और वैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट इज W। द वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट फ्रॉम 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट विल बी। देखो ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है, मतलब कैपेसिटर का एक कॉन्सेप्ट भी लगता है यहाँ पे, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा वी, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं आप CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं, C कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। ये आगे देख लेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आगे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 90 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 कूलम from place A where potential is -10 to another place B where potential is V1 volt. The value of V1 is, अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। बहुत मतलब ये इजी सवाल पूछ रहे हैं और इजी सवाल होते भी है, बस
कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा कैलकुलेशंस करने होते हैं और बहुत कम क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं, क्योंकि नहीं तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो Q क्या है? Q है यहाँ पे 3 कूलम वेयर पोटेंशियल इज -10 -10। ठीक है, हमें चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? V1 है और इनिशियल क्या है? V2 है। VB माइनस VA आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 3 इंटू, ठीक है, W/3 आ जाएगा 90 जूल। W तो दिया है उन्होंने, 90/3 इक्वल्स टू V1 + 10। क्या होगा फिर वहाँ पे? V1 इक्वल्स टू 30 - 10 20 वोल्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे आप यदि गलत हो गए, मतलब क्या 10 माइनस यदि V1 करोगे, -10 - V1, तो भी शायद सेम आएगा, है ना? हाँ, बस -10 आएगी, लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल होता है क्योंकि वहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम and 3 microcoulomb are placed at 2 points A and B respectively by 1 meter distance. Question है, the distance of point from A where potential is 0. ठीक है, मतलब बीच में कहा तो पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, मतलब क्या ये यहाँ पे खींचेगा, दूसरा मतलब नेट पोटेंशियल 0 आएगा बीच में कहीं तो। ठीक है, तो वो पॉइंट निकालना है हमें। हम एज्यूम करते हैं 2 माइक्रोकूलम से R डिस्टेंस पे वो नेट पोटेंशियल पॉइंट 0 आता है, मतलब V = 0 होता है। ये डिस्टेंस आएगा 1 - R। ठीक है, तो देखो V = क्या होता है? KQ/R बराबर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, मतलब आप कैसे लिखोगे? KQ क्या है? 2 माइक्रोकूलम बाय R। ठीक है, और ये क्या आएगा? -K 3 माइक्रोकूलम बाय 1 - R = 0। यहाँ से क्या होगा? 2/R = 3/1 - R, मतलब 2 - 2R = 3R। यहाँ पे 5R = 2 आएगा और R = आएगा 2/5 विच इज़ 0.4। फ्रॉम A पूछा है, मतलब R = 0.4, ऑप्शन C। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो पोटेंशियल्स एट पॉइंट्स A एंड B आर VA एंड VB रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे VA है, यहाँ पे VB। फॉर द चार्जेस +Q and -Q placed at distances x each from points A and B as shown in the figure. The distance between points A and B is y. The net potential VA - VB is proportional to। नेट पोटेंशियल मतलब VA पे पोटेंशियल निकालना है और VB पे पोटेंशियल निकालना है और VA - VB निकालना है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस y, वी हैव टू रिमूव दैट। तो VA क्या आएगा? VA पे देखो +QB और -Q दोनों लगा रहे फोर्सेस, तो क्या आएगा? KQ/X - KQ/X + Y। ठीक है, और VB क्या होगा? KQ/X + Y - KQ/X। KQ/X। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, क्या होगा? ऐड नहीं, सब्सट्रैक्ट। VA - VB करोगे तो क्या होगा? KQ/X - KQ/X + Y। ये -KQ/X + Y होगा प्लस KQ/X। तो क्या आएगा ये? 2KQ के कहाँ गायब किए हम लोगों ने? एक सेकंड रुको, नेट पोटेंशियल निकालना है, ट्राई करते। KQ/X - 2KQ/X + Y।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है, ये आएगा 2kq। तो 2kq y अपॉन एक्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई। देखो ठीक है, माइनस किया। सो यहाँ पे क्या आएगा, देखो माइनस तो नहीं आ रहा, 2kq अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे के डालना ही भूल गए वो पूरे इसमें, के आना चाहिए, ठीक है, हाँ के आना चाहिए क्योंकि पॉइंट चार्जेस है वो, ठीक है। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको निकालना था और इस पॉइंट पे निकालना था। इस पॉइंट पे क्या आएगा, kq अपॉन पॉजिटिव q, ठीक है, और इस साइड जब ये वाला कंसिडर करोगे तो नेगेटिव q आएगा, ठीक है, और डिस्टेंस तो आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 3 कूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4.5। 3 कूलम 3 कूलम 3 कूलम, ठीक है। द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला है के Q1 Q2 बाय R, ठीक है। अब देखो चार्जेस Q भी सेम है, R भी सेम ही रहने वाले, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो पेयर्स कितने बनेंगे, यहाँ पे 3 पेयर्स बनेंगे। सो आप क्या लिखोगे, 3 इंटू के Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स आया, नेट तो वही आएगा तीनों के एडिशन। सो 3 इंटू के आता है 9 × 10⁻⁹, Q है 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय R है 4.5 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, मीटर में कन्वर्ट किया उसे। 9 5 ज़ा 45, वरती एक 10 गेल, यहाँ पे 10 हो गया, 10 + 2 12, ठीक है, मतलब 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻12 इक्वल टू, ठीक है, 527/5 इंटू 10⁻12, 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5.4 इंटू 10⁻12, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी कैलकुलेशन बेस्ड ही था, बस फॉर्मूला लगाना था, हो गया, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक था, नेट पूछ लिया इसलिए तीनों पेयर्स कंसिडर करने थे। स्क्वायर होते तो कितने पेयर्स आते, 4 पेयर्स आते, ठीक है। मतलब यदि n नंबर ऑफ चार्जेस हो गए तो पेयर्स कितने हो गए, पेयर्स हो गए n इन ब्रैकेट n-1/2, ठीक है, उतने पेयर्स हो गए। और यदि चार्जेस इक्वल हो गए तो क्या होगा, ये जो पेयर्स बने इनटू एक पेयर, मतलब के Q1 Q2 बाय R होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थ्री चार्जेस 2Q -Q एंड -Q, ये तो वही है, ठीक है, जो लास्ट स्किप किया था वही क्वेश्चन है ये। एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एक अब हमारे पास क्या है, 2Q -Q और -Q, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उन्होंने पूछा है एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर से याद रखो ये तीनों डिस्टेंस सेम होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के सेंटर से तीनों पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो नेट वी क्या आएगा, 2Q के पोटेंशियल पूछा है, ठीक है, एनर्जी नहीं पूछा, एनर्जी पूछे होते तो ये वाला भी कंसिडर करना पड़ता है, यहाँ पे जो भी मतलब ये होगा चार्ज, लेकिन उन्होंने बस पोटेंशियल ही बोला है। तो KQ अपॉन R क्या है, R एज इट इज़ रहेगा, माइनस KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R, विच बिकम्स 2KQ अपॉन R माइनस 2KQ अपॉन R इक्वल्स टू 0। मतलब क्या, पोटेंशियल तो 0 होने वाला है, पोटेंशियल क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, मतलब B या फिर C दोनों में से एक होने वाला है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगी क्या, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन ज़ीरो होगी ना, एक सेकंड,
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन ज़ीरो होगी, क्यों? क्योंकि चार्जेस डिफरेंट है वर्टाइसेस पे, ठीक है, चार्जेस भी डिफरेंट है तो इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब वेक्टर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ये भी याद रखो, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसीलिए फील्ड विल बी नॉन ज़ीरो बट पोटेंशियल विल बी ज़ीरो, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे जो बचे हुए सवाल थे, ठीक है, एक ही सवाल बचा हुआ है, ये तो रिपीट हो गया, वो करते हैं हम। ये तो हो गए, बी ऑप्शन है इसका, हाँ ये वाला। हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर हैज रेडियस आर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एंड अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर इज v, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 3r विल बी। EFI निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, v दिया है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या आएगा, एक सेकेंड, v इक्वल्स टू आएगा v बाय, सॉरी हाँ v आएगा, ये देखो r डिस्टेंस से r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू अपॉन r माइनस 3r डिस्टेंस पे होगा के क्यू अपॉन 3r, इसका मतलब क्या होगा, के क्यू अपॉन r 1 माइनस 1/3 विच बिकम्स 2/3 के क्यू अपॉन r, ठीक है। ये क्या है, पोटेंशियल, v की वैल्यू ये है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 3r। वो क्या होता है स्फीयर के लिए, ठीक है, स्फीयर टाइप पॉइंट चार्ज है वो, तो वो होता है के क्यू अपॉन r स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर 9 इंटू आर स्क्वेयर, ठीक है, के क्यू अपॉन r स्क्वेयर होता है, सही है। अब देखो इसे इन दोनों को रिलेट करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, के क्यू अपॉन आर की वैल्यू कितनी आती है, के क्यू अपॉन आर की वैल्यू आती है 3v/2, तो यहाँ पे वो सब्सटीट्यूट करेंगे, के क्यू अपॉन सिंगल आर की वैल्यू होती है 3v/2 इंटू 9r, तो 3 3 9, सो v अपॉन 6r, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमने देखो कौन से टॉपिक्स देखे अभी तक, ये पोटेंशियल के पहले क्या क्या था, फोर्स और EFI देखा था, उसके बाद गॉसियन सरफेस और ये पोटेंशियल देखा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, उसके भी बस दो फॉर्मूले, उसका पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके फॉर्मूलेज होते हैं, वो भी रटे तो बहुत होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है, अब देखो डाइपोल मतलब क्या होता है, 2 पोल्स, ठीक है, मतलब यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेस है, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, कि यदि आपने ज़ीरो माना तो ये है प्लस ए या फिर हाँ प्लस है, और ये है माइनस है, पूरा डिस्टेंस होता है यहाँ पे 2a, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसे P से डिनोट करते हैं Q इंटू 2a, या फिर आप लिख सकते हो 2QA, ठीक है। मतलब क्या, चार्ज इंटू टोटल डिस्टेंस, चार्ज इंटू टोटल डिस्टेंस, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जिसे P से डिनोट करते। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से मतलब कितना पोटेंशियल वो जनरेट कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2kp/r स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये सब एक बार रफ कर रहे हो रिजॉल्व होगा। तो क्या होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है v इक्वल्स टू 2kp/r स्क्वेयर कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे आपको दो केस स्टडी करने हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू होता है, यहाँ पे माइनस क्यू होता है, दोनों का डिस्टेंस 2a होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, यदि मैंने और दूसरा चार्ज इक्वेटोरियल प्लेन पे रखा, तो इक्वेटोरियल प्लेन मतलब कौन सा, द प्लेन थ्रू विच दिस चार्जेस पास, ठीक है, ये चार्जेस पास होते हैं उस प्लेन से, वो इक्वेटोरियल प्लेन, तो वो एंगल कितना कर रहा, एंगल 0 कर रहा, ठीक है। इक्वेटोरियल के लिए एंगल कितना कर रहा,
एंगल कर रहा 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। मतलब क्या, इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 2kp/r²। ठीक है, cos थीटा 1 होने वाला है। और यदि मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन पे चार्ज रखा मैंने, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन पे यदि मैंने चार्ज रखा तो कितना होगा, cos 90। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। मतलब परपेंडिकुलर प्लेन पे, पूरे इस परपेंडिकुलर प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें बस हम स्टडी करने वाले हैं इक्वेटोरियल और परपेंडिकुलर। ठीक है, इक्वेटोरियल पे कितनी आती है, 2kp/r³ और परपेंडिकुलर के लिए आते हैं kp/r³। ये तो बस आपको ये फॉर्मूले रटने हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 2kp/r² cos थीटा। तो आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इक्वेटोरियल 2kp/r² पोटेंशियल के लिए होता है, फील्ड के लिए होता है 2kp/r³, और परपेंडिकुलर के लिए पोटेंशियल 0 होता है और यहाँ पे kp/r³ होता है। और p होता है 2qa, ये मतलब डिस्टेंस। उन्होंने यदि टोटल डिस्टेंस दिया है तो 2 मल्टीप्लाई नहीं करना होता। ठीक है, उन्होंने बस हाफ, यूजुअली दे विल गिव यू हाफ डिस्टेंस। ठीक है, तो इसीलिए आप 2 मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, वो स्टैंडर्ड बन चुका है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है 2qa। ठीक है, और एक रह गया, वो होता है वर्क डन विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए फॉर्मूला आता है -pe cos थीटा, या फिर चेंज इन थीटा इनमें से। ठीक है, चेंज इन थीटा। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, -p cos थीटा। तो बस इतने ही फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के अंडर। कि अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस आए थे इस पर। An electric dipole will have minimum potential energy when it subtends an angle। मतलब कितने एंगल पे उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। मिनिमम पोटेंशियल इसकी 0 होती है। कहाँ पे होती है, एक्सियल प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन पे होती है। पाई विद डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पाई मतलब वो उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे नहीं होती है, वो तो इक्वेटोरियल प्लेन होता है। 3π/2 0 विद डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो आंसर क्या है यहाँ पे, π/2। ठीक है, π/2 मतलब परपेंडिकुलर प्लेन पे वो 0 होती है। और डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो मतलब दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और उसे परपेंडिकुलर जो होता है π/2 एंगल पे, तो वो क्या होता है, पोटेंशियल वहाँ पे 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p इज लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू π/3। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्या होता है, -pe cos थीटा, या फिर चेंज इन थीटा में से। चेंज इन थीटा कितना है, π/3। π/3 मतलब कितना होता है, 60 डिग्री। और cos 60 क्या है, 0.5। 0.5 मतलब 1/2 pe। ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन, p/2। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत लिमिटेड टॉपिक है ये, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो फार्मूला आप पक्के करके जाओगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर मतलब 2 कंडक्टिंग प्लेट्स यदि पैरेलल में लगाए जाए। ठीक है, मतलब वो ऐसे भी हो सकते हैं, बस 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होने चाहिए। एंड इफ दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी, फिर ये कैपेसिटर हो जाता है। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो देखो ये दो पैरेलल यदि प्लेट्स है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल प्लेट्स है, तो इसके अंदर चार्ज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो पैरेलल, अब ये पैरेलल हुआ। ठीक है, ये कौन सा है, पैरेलल कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसीलिए वैसे ही मतलब कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है A/0/d। ठीक है, ये कैपेसिटर से, या फिर और एक फॉर्मूला होता है Q = CV। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले ही होते हैं कैपेसिटेंस में विदाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब आगे समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। और एक बात होती है इसमें,
पैरेलल और सीरीज, जैसे रेजिस्टर होता है वैसे ही कैपेसिटर होता है। पैरेलल कैपेसिटर मतलब क्या, जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और सीरीज में चार्ज सेम रहते हैं, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला दोनों के लिए अलग होते हैं। पैरेलल के लिए होता है सी ई क्यू इक्वल्स टू C1 प्लस C2 और सीरीज के लिए होता है 1/CEQ इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। दिस इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर के लिए जब पैरेलल में होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। बस विदाउट डाइलेक्ट्रिकली इतने ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन है C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, Q इक्वल्स टू CV, पैरेलल के लिए होता है C1 प्लस C2 CEQ इक्वल्स टू, और सीरीज के लिए होता है 1/CEQ इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते हैं इसके बारे में। इन द सर्किट शो इन द फिगर द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C3, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है V3, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है और ये पूरा सीरीज में है विथ C3, ठीक है। तो पैरेलल में है तो CEQ क्या आएगा, C1 प्लस C2, ठीक है, एंड दे आर इन सीरीज विथ C3, मतलब CEQ निकाल रहे हैं, CEQ1 CEQ2। CEQ मतलब क्या, टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल। सो CEQ2, C इक्विवेलेंट टू क्या आएगा, वो तो सीरीज में, सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1/CEQ2 इक्वल्स टू 1/CEQ1 प्लस 1/C3, तो क्या आएगा C3 प्लस C1 प्लस C2 अपॉन C3 इंटू C1 प्लस C2, ठीक है। तो CEQ2 आता है C3 इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो टोटल इक्विवेलेंस क्या आया, ये टोटल ही है, एक सेकेंड, ठीक है। सो टोटल इक्विवेलेंस क्या आया, C3 इंटू C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो सॉरी क्या, हाँ वोल्टेज निकालना है। सो Q इक्वल्स टू CV होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीरीज में है, सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, हमने देखा था सीरीज में चार्ज सेम रहता है, ठीक है। मतलब जितना इस सर्किट का चार्ज होगा उतना ही चार्ज इसमें और इन दोनों पैरेलल में होने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, C3 Q इक्वल्स टू C3 V3 होगा, यहाँ से V3 आएगा Q अपॉन C3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है Q। Q कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंस से, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V होता है, ठीक है। अब V तो दिया उन्होंने ऑलरेडी, तो Q हो गया CEQ क्या आया, C3 इंटू C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। तो अब यहाँ पे जब आप सब्सटीट्यूट करोगे C3 C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू C3 इंटू V, तो C3 से C3 कैंसिल, तो आंसर आता है C1 प्लस C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 इंटू V, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे बस कैलकुलेशन देखो क्या किया हमने, सबसे पहले हमें क्या निकालना था, वोल्टेज अक्रॉस V3, तो उसके लिए फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू C3 V3, हमें Q निकालना था, तो इसके लिए हमने इक्विवेलेंस निकाला सर्किट का, ठीक है। C इक्विवेलेंस निकाला और वहाँ से Q आ गया और वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हमें क्या मिला, V3 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 capacitors each of capacitance 2 microfarad are connected in configuration to obtain an effective capacitance 6/13 microfarad. The combination will achieve this. मतलब क्या पूछा उन्होंने कि कैपेसिटेंस कैसे अरेंज करनी चाहिए कि हमें क्या C इक्विवेलेंस हमें 6/13 माइक्रोफैरेड मिलना चाहिए, ठीक है। और हर एक कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड का है। अब याद रखो पैरेलल में होगा, ठीक है, और यदि n कैपेसिटर्स होते विथ इक्वल कैपेसिटेंस तो CEQ होता है
एन सी, और यदि सीरीज में हो तो सी ई क्यू होता है, सी क्यू क्या होता है, सी बाय एन, ठीक है, एन इक्वल कैपेसिटेंस होते तो। अब हम देखेंगे इनका कॉम्बिनेशन करके। देखो 5 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अब 5 कैपेसिटर्स इन पैरेलल मतलब ऑल कैपेसिटर्स आर सेम, तो 5 टू ज़ा 10, और 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज तो क्या होगा, सी बाय 2 मतलब 2 बाई 2 1, और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस अब दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो 1 बाई सी क्यू आएगा, 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन के लिए क्या आएगा, 1 बाई 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11 बाई 10, या फिर सी क्यू आएगा 10 बाई 11। सिमिलरली बी ऑप्शन के लिए क्या आएगा, देखो 4 पिज़्ज़ा 8 आता है, ठीक है, तो 1 बाई 8 और 3 बाई 2 प्लस 3 अपॉन एन, 3 बाई 2, सॉरी एक सेकेंड, 2 बाई 3 आएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस कितना है, 2 है, और टोटल कैपेसिटेंस 3 है, मतलब 2 बाई 3 आएगा, और उसे उल्टा करेंगे तो 3 बाई 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ अलग ही आ रहा, 16 8 से 24 25 26 इसके आसपास कुछ आएगा, ठीक है, इससे मैच नहीं करता वो। सी ऑप्शन क्या है, 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल, 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल मतलब 1/6 प्लस 4 कैपेसिटर्स इन सीरीज, 4 कैपेसिटर्स इन सीरीज मतलब क्या, 2/4, 2/4 कितना होता है, 1/2, और उल्टा करोगे तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना आता है 13/6 इक्वल्स टू 1 बाई सी क्यू, मतलब सी क्यू आता है 6/13। यहाँ से कौन सा मैच ऑप्शन मैच होता है, सी ऑप्शन मैच है, ठीक है। तो हिट एंड ट्राई से करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वन ऑफ द सेम कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉम्बिनेशन, द रिजल्टेंट कैपेसिटी इज 4.5, द कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इज, सब कैपेसिटी कर दिया, ठीक है। व्हेन 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इनिशियली, और एक कैपेसिटर विथ सेम कैपेसिटी, मतलब उसका भी सी सेम है, सी 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 सी, ठीक है, ये कंडीशन है। और वो पूछ रहे सी क्यू दिया उन्होंने, सी क्यू है इसका 4.5, दे आर आस्किंग व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर, तो ये होगा 3C और C दोनों सीरीज में है, तो क्या करेंगे 1/3C प्लस 1/C, क्या होगा फिर 3 सो 4/3C मतलब 3C/4 इक्वल्स टू सी क्यू है 4.5, सो 3/4C इक्वल्स टू 4.5, सो 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है। बस कैलकुलेशन करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव नेट कैपेसिटेंस x, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन टू दैट इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये सवाल हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें एनर्जी हुई है, एनर्जी स्टोर, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट लास्ट में सीखने वाले हैं। और एक एनर्जी का क्वेश्चन है, शायद पीछे छोटा है हमारा, वो भी देख लेते बाद में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ऐसा होता है मतलब ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ता है, ठीक है, मतलब उसकी जो चार्जेस स्टोर करने की कैपेसिटी वो बढ़ती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, मतलब कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, मतलब इनिशियली यदि उसका सी कैपेसिटर है, उस कैपेसिटेंस है, उसमें डाइलेक्ट्रिक डाली, ठीक है, ये स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला बीच में, तो उसकी कैपेसिटेंस के टाइम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम हो जाता है, ठीक है, न्यू कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब इसके बेसिस पे सवाल होते हैं, ठीक है, सवाल सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस C1, द स्पेस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन इन द फिगर,
द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C2, द रेशो C1/C2 इज। यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन देखने से पता चलता है कि सॉरी, यहाँ क्या पता चलता है कि जो डिस्टेंस है वो हाफ है। तो इनिशियली जब ये डाइलेक्ट्रिक्स नहीं थे तब उसका कैपेसिटेंस C1 था, मतलब C1 इक्वल्स टू क्या आएगा, A ε0/d। और जब डाइलेक्ट्रिक्स डाले, दो डाइलेक्ट्रिक्स डाले, तो क्या होगा, ये पहला वाला होगा CeQ1 डालेंगे, वो होगा K1 A ε0/d/2, ठीक है, थिकनेस हाफ है। और CeQ2 आता है K2 A ε0/d/2, ठीक है। और जब ये डिस्टेंस डिवाइड होता है, डिस्टेंस मतलब ये वाला डिवाइड होता है पार्ट, तो हम ये सीरीज़ में कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसे क्या कंसिडर करते हैं, सीरीज़ में, मतलब ये कैपेसिटर कंसिडर करेंगे और ये कैपेसिटर कंसिडर करेंगे। और यदि वो कैपेसिटर इस प्रकार डिवाइड हुआ है, ठीक है, K1 K2 K3 इस टाइप में, तो इसे हम पैरेलल में कंसिडर करते हैं और फिर उसकी वजह से एडिशन करते हैं। अब यहाँ पे सीरीज़ में है तो टोटल इक्विवेलेंस क्या आएगा, 1/CeQ प्लस 1/CeQ2 आएगा, ठीक है। वो कितना आएगा, d/2 K1 A ε0 प्लस d/2 K2 A ε0, तो क्या आएगा, d/2 A ε0 1/K1 प्लस 1/K2, मतलब d/2 A ε0 इंटू K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, मतलब CeQ आएगा फाइनली K1 K2 2A ε0 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू D विच इज़ C2, यही C2 है ना, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है C1/C2 क्या आएगा, तो यहाँ पे करता हूँ C1/C2। C1 क्या है, A ε0/d, और C2 क्या है, अब C2 को उल्टा करेंगे वैसे क्या होगा, वो 2K1 K2 A ε0 और D K1 प्लस K2, तो D कैंसिल, एप्सिलॉन K1 प्लस K2 अपॉन 2K1 K2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे समझो आपको, जब डिस्टेंस डिवाइड होता है तब आप क्या कंसिडर करोगे, सीरीज में कंसिडर करोगे, और जब एरिया डिवाइड होता है तो उसे पैरेलल में कंसिडर करोगे, ठीक है। मतलब वैसे ऐड करोगे बाद में, वैसे उस टाइप से उसकी कैलकुलेशन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C and energy E. When a slab of dielectric constant 4 is placed between the plates, the new capacitance and energy becomes. अब देखो कैपेसिटेंस तो बता सकते हैं, एनर्जी का बाद में देखेंगे, ये भी क्वेश्चन बाद में करेंगे, 3 क्वेश्चन हमारे बाकी है, ठीक है, मतलब लास्ट में करने वाले एनर्जी के बाद। सो C इक्वल्स टू क्या बचेगा, C इक्वल्स मतलब न्यू C क्या होगा, K इंटू ओल्ड C C है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 C होगा, ठीक है, इन दोनों में से आएगा। लेकिन एनर्जी क्या होगी वो हम जब एनर्जी स्टडी करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स 7/6 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इक्वल्स टू 2/3 D इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स, वेयर D इज द सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट्स, द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द स्लैब इज, ठीक है। स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकालना है। देखो क्या बोला है, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम 7/6 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 2/3 इज इंसर्टेड, मतलब C न्यू क्या होगा 7/6 टाइम्स C ओल्ड, और C ओल्ड क्या होता है A ε0/d, ठीक है। अब हमें C डैश निकालना है। देखो ये कैपेसिटर है, यहाँ पे 2/3 डिस्टेंस है और यहाँ पे स्लैब इंसर्ट किए, और 1/3 डिस्टेंस पे अभी भी एयर ही है, ठीक है। स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स के हम कंसिडर करेंगे
तो क्या होगा, ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में एडिशन कैसे करते, 1/CEQ इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 क्या होगा, इसका C1 क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी क्या है 2/3D प्लस 1/A एप्सिलॉन नॉट 1/3D। ठीक है, तो इसके एडिशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे K भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका कैपेसिटी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो हाँ 3K 2/3K प्लस 1/3D/A एप्सिलॉन नॉट क्या आता है ये 6 प्लस 3K डिवाइडेड बाय, नहीं K से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो वो आएगा 2 प्लस K अपॉन 3K D/A एप्सिलॉन नॉट। मतलब C जो नया C है वो क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट इंटू 3K अपॉन 2 प्लस K इंटू D। ठीक है, और वो इक्वल है इसके, मतलब दिस विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट 3K अपॉन 2 प्लस K इंटू D। अब यहाँ से K निकालना है हमें, तो क्या आएगा 7/6 इक्वल्स टू 3K अपॉन 2 प्लस K, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 14 प्लस 7K इक्वल्स टू 6 3 18 प्लस K, यहाँ से क्या आएगा 14 इक्वल्स टू 7 माइनस किया तो 11K, मतलब K इक्वल्स टू 14/11। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझा, ये तो कैलकुलेशन पार्ट ही था। बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए था कि यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे तो D डिवाइड हो जाएगा, और जब D डिवाइड होगा तब क्या होगा, वो सीरीज़ में आ जाएगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन करनी। और एक याद रखना है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाला है उसमें, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन D, a dielectric of thickness T is inserted. The capacitance becomes 1/4 of the original capacity without dielectric. The dielectric constant is, देखो the capacitance becomes 1/4 of the original capacity without dielectric. सेम कंडीशन है। ठीक है, मतलब सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है पूरा। ये इंसर्टेड मतलब ये D माइनस T हो जाएगा, ये D है। ठीक है, सॉरी ये T है, ये T है और ये D माइनस T। ठीक है, हाँ, और इसका कुछ K होगा। ठीक है, फिर से इक्विवेलेंस निकालोगे, इसे सॉल्व करोगे, आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर D है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर D है। सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर विथ सेपरेशन डिस्टेंस D हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 9 picofarad. दिस स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विथ 2 डाइलेक्ट्रिक्स, द फर्स्ट हैविंग K1 एंड थिकनेस while the second having K2 एंड थिकनेस. द कैपेसिटेंस ऑफ न्यू कैपेसिटर इज, बहुत आसान है। ठीक है, क्या होगा इसमें, द कैपेसिटेंस ऑफ न्यू कैपेसिटर, पहले ये पूरा खाली था, उसके बाद उसे डिवाइड किया दो पार्ट्स में, अगेन सीरीज में हो गया ये 2D/3 और D/3। ठीक है, हमने अब तक एरिया के क्वेश्चन नहीं लिए, लेकिन एरिया के लिए याद रखना। ठीक है, यदि ये तो सेम है, आप कर सकते हो ये भी क्वेश्चन, ये डिफ़िकल्ट नहीं, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, सेम वे जैसे पहले क्या था वैसे ही करना है। बस एरिया के लिए बता देता हूँ, आप यहाँ पे CEQ C1 प्लस C2 लिखने वाले हो, क्योंकि वो एरिया डिवाइड हो रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे D/2 या फिर 2D/3 लिख रहे हैं, वहाँ पे वैसे एरिया डिवाइड होगा A/2 या फिर 3A/2 A/3, इस प्रकार एरिया डिवाइड होगा। ठीक है, बस इतना डिफरेंस आता है एरिया के क्वेश्चंस में, और ये सीरीज़ में हो गए तो D चेंज होता है। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एक ही फॉर्मूला है, U इक्वल्स टू हाफ CV²। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो Q²/2C। ठीक है, और एक हो सकता है यहाँ पे Q और C है, यहाँ पे C और V है, और Q और V के रिलेशन में भी होता है। ठीक है, मतलब आपको C रिप्लेस करना है Q से, तो Q/V, Q/V। और एक फॉर्मूला आता है Q/2V। नहीं, एक सेकंड रुको, QV/2 आएगा, इरेज। ठीक है, यहाँ पे Q/CV² है ना, तो C को Q/V डाला इंटू V²। हाँ, QV/2। ठीक है, एक भी फॉर्मूला याद रखा तो भी बहुत है, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन एक सेकेंड, वर्क डन होता है Q इंटू वी। हाँ, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू मतलब चेंज इन पोटेंशियल होता है वर्क डन। लेकिन एनर्जी जो मिलते हैं हमें विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन नहीं है ये। ठीक है, एनर्जी कितनी मिलती है, QV/2। ठीक है, एनर्जी मिलती है QV/2, स्टोर होती है QV/2, लेकिन वर्क डन तो QV है, वर्क डन Q है, लेकिन स्टोर तो QV/2 होती है। तो बाकी की QV/2 कहाँ पे जाती है, तो वो डिफरेंट लॉसेस होते हैं, जैसे हीट लॉस की वजह से, ठीक है, और भी लॉसेस की वजह से ये जो QV/2 है वर्क डन वो गायब हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बस स्टोर कितना होता है, QV/2। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि QV/2 कहा जाता है, लॉस होता है। ठीक है, वो के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। The potential difference that must be applied across the series and parallel combination of 4 identical capacitors is such that the energy stored in them becomes the same. The ratio of potential difference in series to parallel combination is, जब कैपेसिटेंस C है, जब पैरेलल में होगे तो क्या होगा 4C, और जब सीरीज़ में होगे तो होगा C/4। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब उन्होंने पूछा क्या है, देखो पहले कितना V लगाना पड़ेगा, दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज ऑफ 4 एडिंग कैपेसिटेंस सच वे एनर्जी स्टोर्ड इन देम बिकम्स द सेम। मतलब एनर्जी जो स्टोर होती है हाफ CV², वो दोनों केसेस में सेम होनी चाहिए। तो V का डिफरेंस, V का ये पूछा है। ठीक है, U सेम रहने वाला है, मतलब हाफ C पैरेलल V पैरेलल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ C सीरीज V सीरीज स्क्वायर। C पैरेलल क्या है, 4C है, VP² इक्वल्स टू CS क्या है, C/4 VS², मतलब 16 इक्वल्स टू VS/VP। उन्होंने क्या पूछा है, VS/VP पूछा है, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो होगा VS/VP इक्वल्स टू 4/1, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये भी आसान है, मतलब आपको एनर्जी सेम रखनी थी तो इस V सीरीज/V पैरेलल का रेशो चाहिए था। ठीक है, आसानी से आ जाएगा वो, डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज D एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इज V। द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी, देखो द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो U क्या होता है, हाफ CV²। ठीक है, C क्या होता है, A/0/D इंटू V²। ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला है, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब एरिया को जब आप उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब D से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाइंग A इंटू D
तो डिनोमिनेटर में भी आप a इंटू डी मतलब d करोगे तो d स्क्वायर हो जाएगा। a इंटू डी बिकम्स वॉल्यूम, तो 1/2 वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ए एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ। तो वॉल्यूम और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम नीचे जाएगा, मतलब u बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये सवाल देखो, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज़ चार्ज q एंड एनर्जी स्टोर्ड इज w, द चार्ज इज इंक्रीज टू 3q, देन स्टोर्ड एनर्जी विल बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, चार्ज चेंज हुआ है तो आपको पता है u इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ q स्क्वायर बाय सी या फिर q स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, ये फॉर्मूले बताए यार, ये दोनों मेंशन किए इसलिए हमने ये फॉर्मूले यूज़ किया। वर्क डन क्या होता है उस केस में, q स्क्वायर बाय 2c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया उन्होंने, द चार्ज इज इंक्रीज टू 3q, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 3q स्क्वायर अपॉन 2c, मतलब क्या 9q स्क्वायर अपॉन 2c, q स्क्वायर अपॉन 2c क्या है w है, तो 9w 9 टाइम्स w हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, वो पहले वाला ही रिमेनिंग क्वेश्चन है। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव नेट कैपेसिटेंस x, सीरीज में कनेक्ट किए हैं, मतलब सीरीज में कनेक्ट किए तो क्या होगा c बाई एक्स, सॉरी c बाई 3 इक्वल्स टू x, द रेशियो ऑफ देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉन्फ़िगरेशन टू दैट इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन इज, net capacitance x, then they are connected in parallel. In both the configurations they are connected to the same source. ठीक है, सेम सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर क्या आएगा, u इक्वल्स टू आता है, u इज प्रोपोर्शनल टू c, कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, मतलब u सीरीज बाय u पैरेलल इक्वल्स टू c सीरीज बाय c पैरेलल। c सीरीज क्या है, c सीरीज है c बाय 3 और c पैरेलल है 3c, तो क्या होगा u सीरीज बाय u पैरेलल होगा 1/9, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना होता है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा। अब हम जो एक सवाल बाकी है, ठीक है, वो देख लेंगे, कौन सा वाला था वो, हाँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इंक्रीजिंग, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट इज W, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट फ्रॉम 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट विल बी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि उसके अंदर स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसके लिए क्या होता है वर्क डन, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ठीक है, वी स्क्वायर मतलब चेंज होता है, तो हाफ सी V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर क्या आएगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल 100 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, हाफ सी 100 माइनस 25 75। ठीक है, ये क्या हुआ, इनिशियल वर्क डन, मतलब W की वैल्यू है वो। द वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट फ्रॉम 10 वोल्ट टू 15 वोल्ट, अगेन W डैश आएगा, हाफ C 15 स्क्वायर टू 25 15, हाँ सही है, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो आएगा 1/2C इंटू, अब ये 2 125। ठीक है, अब क्या करना है, इसे सब्स्टिट्यूट करना है ना इसमें। ठीक है, तो हाफ C 75, क्या होगा वो, W डैश इक्वल्स टू हाफ
W इंटू 125 अपॉन 75, 25 5 25 3 5/6 इंटू W, तो क्या होगा, हाफ भी जाएगा, सॉरी हाफ इसी में ही जाएगा, तो ये हाफ कैंसिल होगा, समझ रहा है ना, बस कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ। 5/3 होगा वो, ठीक है। तो 5/3, 3 1 3 4 5 2 3 6 मतलब W डैश क्या होगा, 1.67W, ऑप्शन नंबर डी। कैसे आया, हाफ CV², ठीक है। तो फाइनल मैंने इनिशियल किया तो तब वर्क डन आया हमें, ठीक है, वर्क डन आया उसका। और न्यू वर्क डन के लिए भी सेम प्रोसीजर किया, तो उसी से क्या आया, 125C/2, ठीक है। तो रीसब्स्टिट्यूट किया तो फाइनल आंसर आया 1.67 इंटू W। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर किए, एक बार देखेंगे। फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हमने, गॉसियन सरफेस देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब गॉसियन सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन सरफेस था वो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी देखा, उसमें वर्क डन देखा। इलेक्ट्रिक डायपोल, कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक एंड एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। इन दिस वे वी हैड डन ऑल द टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो बहुत ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका अगला चैप्टर लाएंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपको यदि कुछ क्वेरी हो टॉपिक के बारे में, नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।